डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आपने भी इस वक्त रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से आवाम मौजूद है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, कितना रश है, क्या कहेंगे आप? क्या ये सही तरीका है लोगों को वैक्सीनेट करने का? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये मैं कहूँगा कि ये जो वबा है, इससे जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके बाद एक वेरिएंट हमारे साथ साथ चल रही है यूके से, वो है लैम्डा वेव। अगर अवाम ने अभी से ही इन चीज़ों पे अमल बर्दारी नहीं की या गवर्नमेंट ने और सख्ती नहीं की, तो मेरे ख्याल से ये डेल्टा वेरिएंट हमें बहुत बुरा जो है असरअंदाज करेगी हमारे पूरे शहर को और प्लस पूरे मुल्क को करने जा रही है। आप अगर लाहौर की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर भी केसेस बढ़े जा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरह के वैक्सीन सेंटर्स नहीं बने हुए कि एक ही सेंटर पर दबाव डाला जाए और एक या दो सेंटर्स पे दो चार घंटे की वेटिंग की जाए और वहाँ पे लोगों की SOPs का बिल्कुल ख्याल रखे बगैर आप इस तरह जो कंडीशन से वैक्सीन कर रहे हैं, इस तरह कहीं दुनिया में नहीं होता। आप जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स दे रहे थे, अभी सिंध हुकूमत ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दुनिया में, अगर देखें तो हर फार्मेसीज़ में वैक्सीन्स लग रही हैं, हर हॉस्पिटल में लग रही है, हर मॉल्स में लग रही है। जहाँ जहाँ उनको अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक है वहाँ पे ये वैक्सीन्स लगी जा रही हैं। इस तरह के रश में आप और जो डेल्टा वेरिएंट है उसको बढ़ाएंगे और इसके साथ जो वबा का जो इंतशार है वो और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। आज जो जितने लोग इधर खड़े हुए हैं उसमें से तकरीबन 100-150 लोग जाते ही उस बीमारी का शिकार ज़रूर होते होंगे, जिससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इस दफ़ा जो हो रहे हैं वो पीडियाट्रिक एज बच्चों के ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है आवाम से भी और गवर्नमेंट से भी कि इस तरह के जो रश एरियाज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे, और साथ में जो है 100% आपको हर हॉस्पिटल्स को कोविड वैक्सीन सेंटर बना दिया जाए। दूसरा, जितने हॉस्पिटल्स कराची में मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के अंदर में, आप अगर देखें तो वहाँ पे वैक्सीन्स नहीं लग रही हैं। अगर छोटे छोटे हर इलाके में वैक्सीन्स लगेंगी तो ऑफ कोर्स ये रश नहीं आएगा। ये रश पूरी कराची का रश 2-3 जगह पे इकट्ठा हो जाता है और आपको ये पूरी जो सूरत हाल जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है। इवन दो कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जो इस तरह के रश को मैनेज कर सकें, या इतनी बड़ी टीम नहीं है, टास्क फोर्स भी इतनी नहीं है। आप अगर रश देखें, कल शीशे के दरवाजे तोड़ दिए गए, कल उनकी पैरामीटर्स आप देखें तो पैरामीटर्स जो हम ब्लड प्रेशर वगैरह ले रहे होते हैं वो पूरा नहीं ले सक रहे हैं। अब इतना रश है कि आप सोचें कि पैरामीटर्स कितने जरूरी हैं, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि अब क्योंकि आवाम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है तो ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक किया जा रहा, टेम्परेचर भी नहीं चेक किया जा रहा, जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आपको वैक्सीनेट कर दिया जाता है। जो WHO प्रोटोकॉल्स हैं इसमें आपके हिस्ट्री लेना इज मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्लड प्रेशर्स लेना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वैक्सीन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैक्सीन के नहीं, हर वैक्सीन्स के, बच्चे से लेकर अडल्ट तक के वैक्सीन्स के हर तरह के साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं, जिसमें फीवर होना, हाई ग्रेड ब्लड प्रेशर का इंक्रीज या लोअर डाउन हो जाना। कई दफ़ा इतने रश में उठते हुए जब लोग अंदर की तरफ आ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइड पे होता है। आप अगर लोग जो हैं अंदर घुसेंगे इस तरह रश की कैफियत से, तो आप सोचेंगे ये तो एक डिज़ास्टर होता जा रहा है। जिस तरह की वैक्सीन्स का सेंटर जो इसको ऑफ कोर्स आई डोंट रेकमेंड कि इस तरह टॉलरेट कर सकता है। जिस तरह की अगर आप 4 दिन की सूरत हाल देखें इसका एक्सपो सेंटर की, या जो ड्राइव वे बना है, 4-4 घंटे लोग वेट कर रहे हैं, 5-5 घंटे लोग वेट कर रहे हैं। आप सोचिए कि एग्जॉशन कितनी बढ़ जाती है वहाँ पे। अगर एग्जॉशन बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर्स जो है और या टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सकता, इवन दो कि वहाँ पे वबा। और आपको एक और बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन तो ट्रांसफर होती है, लेकिन वो ईयर टू ईयर ट्रांसफर होती है। मतलब हवा ये वबाई अमराज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है।
अगर आप इसको सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वबा ज़्यादा जानलेवा हो जाएगी, और हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स, इतने बेड्स, इतने आईसीयूज, इतने वेंटिलेटर्स, इतनी मेडिसिन तक नहीं है कि हम उसको मैनेज कर सकें। इब्राहिम साहब, इससे पहले हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो जैसा कि रजी ने भी ये सवाल उठाया कि अगर किसी ने वैक्सीनेट उसे करवाए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बूस्टर की टर्म भी हम सुन रहे हैं, कॉकटेल वैक्सीनेशन की टर्म भी हम डिफरेंट नेशन से सुन रहे हैं, तो इसकी वजाहत कीजिएगा कि क्या किसी और वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन आ रही है उसकी जो तरीका बनने का वो बिल्कुल एंशिएंट तरीका है, जो बेस्ट तरीका मैं कहता हूँ। जिस तरह हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, जैसे चाइनीज़ वैक्सीन का सबसे पुराना रिसर्च करदा जो है वो साइनोवैक और साइनोफार्म है। सेकेंडली जो फाइज़र है, मॉडर्ना है या एस्ट्राजेनेका है, उनके जो तरीका, जो बनने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप 2 वैक्सीन अगर आपने साइनोफार्म लगाई है, और अगर जैसे सऊदी अरब ने ये इस तरह की इंडिकेशंस दी हैं कि आपको विद इन 6 मंथ्स अगर आपको एक बूस्टर डोज फाइज़र का, मॉडर्ना का या एस्ट्राजेनेका का लगाना है तो लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि जॉब पे जाने के लिए 3 महीने या 2 महीने 3 महीने में लगा लें, तो ये गलत प्रोटोकॉल है। क्योंकि देखें, अगर ये वैक्सीन हमारी एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है, इसी तरह अगर दूसरी डोज अपने वक्त से पहले लगा ली जाए, बूस्टर डोज, तो वो आपकी एंटीबॉडीज़ को ख़राब कर सकता है। तो आपको एंटीबॉडीज़ ख़राब नहीं करनी है, एंटीबॉडीज़ बनानी है, और परफेक्ट बूस्टर डोज जब आएंगे, अभी हमारे हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ों की परमिशन नहीं दी है कि बूस्टर डोज लगाए जाएँ, लेकिन दुनिया में ये बात फाइज़र के लिए आ चुकी है कि बूस्टर डोजेस की अकमदर्मी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक जो डेल्टा वेरिएंट है वो कवर कर रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक हमने रिसर्च की है, साइनोफार्म और साइनोवैक में जो है वो डेल्टा वेरिएंट की कवरेज बहुत अच्छी कर रहा है, क्योंकि उस तरह की वैक्सीन 100 साल से बनाई जा रही है और दुनिया में सप्लाई की जा रही है पुराने एंशिएंट तरीके से। तो आप जब लोग हमेशा हर वक्त हमें कॉल करके पूछते हैं कि फाइज़र वैक्सीन लगा लें या मॉडर्ना लगा लें, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो एंशिएंट वैक्सीन हैं जिसके 500 मिलियन डोजेस बिक चुके हैं वो ज़्यादा मुफीद है, उसी का बूस्टर डोज आगे अगर रिकमेंडेशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से आए तो लगाना है, वरना कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर इब्राहिम, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो सभी के सामने है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए या पाबंदियां आयद कर दी जाएं, उसके बावजूद ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये तेजी से फैलता जा रहा है, आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं सिचुएशन मजीद क्रूशल हो जाएगी? जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि NCOC ने जो इक़दाम किए हैं पहले एक वक्त में, पहले पिछले साल या इस साल, वो बहुत अच्छे थे और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि देखें जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर की हमारी हुकूमत बनाती है उसी पे चलना चाहिए। सेकेंडली देखें, बिज़नेस जहाँ तक ताल्लुक़ है, आवाम की माशत का ताल्लुक़ है, मैं इस पे नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन ही हल है, खोलना चाहिए, SOPs को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि हमारी आवाम में उस तरह की एटीट्यूड नहीं है कि वो SOPs को फॉलो कर सकें। मास्क ना जो बॉस हैं वो पहनते हैं, ना उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो पहनते हैं, ना वो अंदर दिल से चाहते हैं वो मास्क पहने, दूर रखें। हम एक हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जैसे हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, उनको भी कोई शऊर नहीं होता कि उनको मास्क पहनने की ज़रूरत है। बूढ़े लोग भी आ रहे होते हैं, उनको भी मास्क नहीं पहनना होता। तो देखिए, ये चीज़ें सिचुएशन और ख़राब करती है। और रहमान साहब ने एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझनी है आवाम को, कि 1200% ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा असर कर रहा है निस्बतन के जो पुराना वायरस वैक्सीन था, वायरस था। वैक्सीनेशन ही हल है। और दूसरा हल देखिए, लॉकडाउन कुछ दिन तक करके आप फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, तो ये हो सकता है आवाम को एक तो पैसे कमाने की ताकत भी आ सकती है और थोड़ा सा हम सिचुएशन को बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं समझता हूँ इस तरह कर सकते हैं कि मार्केट को एरिया वाइज खोला जाए। अगर एक दिन
सदर खोल दिया जाए तो एक दिन बंदर रोड खोल दें, एक दिन डिफेंस खोल दें, एक दिन डिफेंस खोल दें, एक दिन तारिक रोड खोल दें। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आवाम को एक तरफ से जो है वो छुटकारा मिल सकता है, एक तरफ का लॉकडाउन होगा, एक तरफ खुला जाएगा। इब्राहिम साहब का मौके ले लेते हैं। इब्राहिम साहब, डॉक्टर इब्राहिम साहब, आप क्या कहेंगे, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कितनी मुमकिन दिखाई देती है करंट सिचुएशन में? डोर टू डोर तो नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास इतनी टास्क फोर्स नहीं है, लेकिन हर इलाके में जिस तरह हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें वैक्सीन्स को फ्री कर दिया जाए जैसे किया था। लेकिन अभी लास्ट 2 वीक से अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो वैक्सीन्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। उसको मैं बराए मेहरबानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि प्लीज़ दोबारा वैक्सीन्स को हाई प्रोफाइल में दी जाए और हर इलाके के जो भी छोटे बड़े क्लिनिक्स, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाए गए हैं वहां पे उनको वैक्सीन सेंटर बनाया जाए, वैक्सीन को फ्रीली अवेलेबल किया जाए और फ्रीली हर इलाके के जो मुख्तसस लोग जो होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि हर आदमी को वैक्सीन करवाई जाए। तो इससे आपका मसला बहुत हल हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है 18 महीने नहीं, हम 1 साल में इतने करोड़ लोगों की आवाम तक ये वैक्सीन पहुंचा सकेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन इब्राहिम साहब ने कहा कि जो वैक्सीन 2 दफ़ा लगा चुके हैं उनको भी डेल्टा वेरिएंट अफेक्ट किया, फोर्स किया है। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखें, अगर आप हॉस्पिटल्स की परसेंटेज देखें तो हॉस्पिटल की परसेंटेज में 87% जो हैं वो लोग ही थे जिनकी कोई वैक्सीन नहीं हुई थी। कुछ 8 to 10% ऐसे थे जिनकी वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज हुआ था और कुछ 5% ऐसे लोग थे जिनकी दो वैक्सीन हुई थी। उनकी भी सूरत हाल बड़ी स्टेबल थी और ऑक्सीजन पे थे और डिस्चार्ज भी हुए। ऑफ कोर्स अगर डेथ भी उन पेशेंट्स की हुई है जिनके 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, तब भी इनके साथ कोमोबिड्स के असरात बहुत ज़्यादा थे, जिनके में हार्ट के मसाइल थे, डायबिटीज़ के मसाइल थे या फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल थे, जिनकी वजूहात की वजह से डेल्टा वेरिएंट ने उनके कार्डियक इश्यूज या लंग इश्यूज। इब्राहिम, बच्चों के हवाले से आप ट्रांसमिशन के इब्तिदा में बात कर रहे थे कि ये नया जो वेरिएंट है बच्चों में भी इसके केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, तो बच्चों की अभी तक कोई वैक्सीन तो नहीं बनाई गई है, तो इस हवाले से रिसर्च कहाँ तक पहुंची है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मैंने जब 6 मंथ बैक जब ये वेरिएंट थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ था, जो B117 से B1617 पे गया है, उसमें वेरिएंट में बच्चों में हमने लास्ट फ्यू मंथ्स बैक बहुत सीवियर नमूनियाज देख रहे थे। लेकिन अभी जो नमूनियाज आ रहे हैं उसमें हेजीनेस नहीं है एक्सरेज में, उसमें एक पैच बनता जा रहा है, साथ में डायरियाज, वॉमिटिंग्स, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वो हमारे साथ शामिल हो गए। जब हम हर बच्चे को एक्चुअली हम जब पेरेंट्स को ये बात काउंसलिंग करते हैं कि कोविड हो सकता है तो वो थोड़ा सा पैनिक इशू बन जाता है। हम उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ती है कि हम CBC या CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन करा के देखते हैं। अगर वो वेरिएंट में नेगेटिव की तरफ आता है, CBC में भी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें हमारे मोनोसाइट्स बढ़ जाएं या फिर हमारे TLC काउंट लोअर साइड पे चला जाए या सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो माइनस में चला जाए, उसमें हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं या क्वेरी कर लेते हैं कि ये हो सकता है कि ये कोविड का असरात हो। प्लस साथ में हम एक हिस्ट्री ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं के कोविड के पेशेंट घर में थे और इस तरह बच्चों को लग गया है। और अभी जिस तरह हम फ्लो में देख रहे हैं उसमें बच्चों की जो रेशोज हैं वो 20% से ज़्यादा है। अगर हम फर्ज करें कि अगर एक OPD में 30-40 पेशेंट देख रहे हैं तो 10 पेशेंट जो हैं वो कोविड के साथ ही आ रहे हैं, फिर हाई ग्रेड फ्लू, कफ और साथ में नमूनियाज के असरात हैं, जिसमें हम इन्फ्लुएंजा और कोविड डेल्टा या कोविड इन्फेक्शन को कभी कभी मिस डायग्नोस कर जाते हैं। उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम एक्सरेज कराते हैं। एक्सरेज करा के हमें देखना होता है कि उसमें क्या इसकी पिक्चर बन रही है। इन्फ्लुएंजा के मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आवाम को भी और डॉक्टर्स को भी ये पता चले कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इन्फ्लुएंजा का एक्सरे जो है थोड़ा सा हेजी होता है और कोविड नमूनिया जो आएगा एक्सरे में वो एक पैच बनते हुए आएगा और वो बच्चे की सांस की रफ्तार उसी तरह तेज करेगा जैसे इन्फ्लुएंजा में करता है, बैक्टीरियल नमूनिया में करता है या कोविड नमूनिया में कर रहा है। लेकिन ट्रीटमेंट लाइन हमारे पास एज सच नहीं है, सिर्फ के हम स्टेरॉइड या फिर प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स या जो हम इन्फ्लुएंजा में ओसेल्टेमिविर यूज़ करते हैं और इसी तरह अडल्ट में हम रेमडेसिविर यूज़ करते थे, इसी तरह हम ये वायरस की जो ड्रग है वो यूज़ कर रहे हैं। उससे काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं और साथ में जो है
पेशेंट्स को हम न्यूबलाइज पे और साथ में हाई स्टीम पे रखते हैं। जो वक्तन पहले हम देखते थे कि स्टीम से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता था, इसी तरह स्टीम ही इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। उस तरह मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट भी कर रही हैं और स्टीम से ठीक भी हो रहे हैं और बहुत जल्दी अफेक्ट भी हो रहा है। जितनी जल्दी आपको लगता है कि आपके बच्चे को फ्लू हुआ है, आप कोशिश करें, अगर डॉक्टर ने अगर आपको कहा है या नहीं कहा कि कोविड का टेस्ट करा लें, तो प्लीज़ आप खुद ऑफ़र करें या डॉक्टर हजरात प्लीज़ खुद ऑफ़र करें कि आपको कोविड का टेस्ट कराएं कि आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो। सईद खान मौजूद थे, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपने अपना वक्त दिया, स्टूडियोज में आए, और डॉक्टर आप तीनों का बेहद शुक्रिया।